फोकस कर रही हूँ एचपीवी रिलेटेड कैंसर्स एंड उसके वैक्सीनेशन और प्रिवेंशन के क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो विवेक, मैं अपने स्लाइड्स शेयर कर सकती हूँ क्या? जी डॉक्टर साहब, यू विल हैव को होस्ट परमिशंस, जस्ट अ सेक। तो आप देख पा रहे हैं मेरे स्लाइड्स को? जी। फाइन। और मैं बात करूंगी तो मैं इंग्लिश और हिंदी का मिक्स में बात करूं तो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा कि हाउ आई शुड बी मोस्ट कम्युनिकेटिव? जितना हिंदी उतना अच्छा। बहुत बढ़िया। तो कोई बात नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं ये एचपीवी रिलेटेड कैंसर्स के प्रिवेंशन और इम्यूनाइजेशन की। आपको पता है कि एचपीवी से रिलेटेड वैक्सीन का काफी चर्चा है काफी समय से। और ये एचपीवी रिलेटेड कैंसर्स क्या होते हैं, कैसे हम उसको कैसे बेहतर जान सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या कैंसर हो सकते हैं, उनके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ हम आपसे बात करेंगे इन कुछ मिनट्स में। तो ये मेरा हम्बल वर्क है। मैं एक स्लाइड आपको प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ। बहुत ही काइंड इंट्रोडक्शन दिया मिस्टर विवेक ने कि मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स काम किया था, और उससे काफी 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 लर्निंग हुई मेरी अपनी, जो मैंने हजारों मरीजों में जो ट्रीटमेंट दिया। और जैसे कि आपने बताया, वुमेन कैंसर इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। चाहे वो गायनेकोलॉजिकल कैंसर हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, और चाहे वो प्रोसीजर और इम्यूनो ऑन्कोलॉजी हो। तो अब मैं जब अपोलो हॉस्पिटल में हूँ तो मैं सभी सॉलिड ट्यूमर्स ट्रीट कर रही हूँ। मगर ये कैंसर कुछ स्पेशली, आई हैव सम स्पेशल एम्फेसिस ऑन दिस। तो मैं एक छोटा सा ये वीडियो प्ले करूंगी अबाउट द जॉन एफ कैनेडी दैट In an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. Despite the striking fact that most of the scientists that the world has ever known are alive and working today, the vast stretches of the unknown and the unanswered and the unfinished still far outstrip our collective comprehension. There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind, and its opportunity for peaceful cooperation may never come again. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. सॉरी, तो ये स्टॉप शेयरिंग हो गया। मैं वापस शेयर करती हूँ स्लाइड्स को। तो मैंने ये शुरुआत जो की, ये जॉन एफ कैनेडी की स्पीच से की, जो मून शॉट स्पीच, जिसे हम कैंसर मून शॉट प्रोग्राम कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस तरीके के मिशन जो होते हैं वो कैंसर कॉन्कर करने के लिए, कैंसर पे विजय प्राप्त करने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने कहा था कि हम मून पर जाने का हमने चुनाव इसलिए नहीं किया था कि वो आसान था, हमने इसलिए वो चुना था कि वो बहुत टफ था। मगर वो टफ गोल्स बना के भी हम उसे पूरा जब कर लेते हैं तो वो हमारी सक्सेस होती है। तो सिमिलरली कैंसर को कॉन्कर करना आसान नहीं है, मगर स्मॉल इन्फेंटाइल स्टेप्स लेके, कई इस तरह के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, थेराप्यूटिक एस्पेक्ट लेके हम उस मिशन को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये स्लाइड की एनोलॉजी आपको दिखाई कि इट इज सिमिलर टू गो टू द मून। मगर जब यदि आपके पास हिम्मत है, यदि आपके पास सहयोग है, यदि हम सब कुछ
सब लोग यूनाइटेड हैं, एक तरह टीम में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, सोशल वर्कर्स, फैमिली पीपल। तो हम मिलके इस कॉन्करिंग कैंसर मिशन को भी हम फुलफिल कर सकते हैं। तो मैं अब स्टार्ट करूंगी, व्हाट इज प्रिवेंशन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो आपको आपको मालूम है कि ये एज ओल्ड कहावत है कि प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर है, क्योंकि वो पूरी एगोनी को स्टॉप कर लेता है जो कि बीमार होने की होती है, यदि हमने पहले ही प्रिवेंट कर लिया। तो आफ्टर क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीन है, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना कि साफ पानी की हम बात करते हैं, जो कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के फॉर्म में, इस तरीके की वैक्सीनेशन ने क्या क्या किया है, यदि मैं ये बात करने जाऊंगी तो वैक्सीनेशन ने स्मॉल पॉक्स को एरेडिकेट कर दिया, पोलियो को एरेडिकेट कर दिया, बहुत सारी मेजर डिसीजेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया है। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है इसकी वजह से, क्योंकि वैक्सीन इतना इंपॉर्टेंट है। नाउ कैंसर के क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस हो रही है, कैंसर को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि कैंसर भी एक तरीके का, कैंसर की सेल्स बड़ी स्मार्ट सेल होती हैं, वो आ जाती हैं हमारी बॉडी में और वो बाकी सेल्स को टेक ओवर कर लेती हैं, डिसफंक्शनल कर देती हैं, और ये तेजी से प्रोलिफरेट होती है, इनके अंदर क्षमता होती है तेजी से प्रोलिफरेट करने की। इसलिए एक सेल भी जो हम बोलते हैं वो कई हजार सेल को बना सकती है, इसलिए रिकरेंस भी कैंसर में कॉमन होती है, क्योंकि जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक स्टेम सेल रह जाती है। इसलिए हमें लंबे लंबे ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं, इंटेंसिव ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं, हमेशा हम आपको फॉलो अप में रखते हैं। तो इन सब से बचने के लिए यदि हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर लें तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया एक वो हो सकता है। अब इम्यूनाइजेशन की यदि हम बात करते हैं तो इम्यूनाइजेशन होता क्या है। तो इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे कि कोई पर्सन, किस पर्सन को हम प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी डिजीज के लिए, और ये वैक्सीनेशन के माध्यम से किया जाता है। तो हम शॉट्स लगाते हैं, इंजेक्शन जिनको हम बोलते हैं, और ये इंजेक्शन हेल्प करते हैं इन पर्सन को उस पर्टिकुलर डिजीज से, क्योंकि हम एंटीजन इंट्रोड्यूस करते हैं उस पर्सन की बॉडी में, जिससे कि लेटर ऑन वो उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं इम्यूनाइजेशन के, ये इन्फेक्शस डिसीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। वर्नरेबल पॉपुलेशन में स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्फेंट्स हैं, एडोलसेंट्स हैं, ओल्डर एडल्ट हैं, प्रेग्नेंट वुमन, इम्यूनो इन सब में कई तरीके के डिफरेंट तरीके से वो वल्नरेबल होते हैं। तो उनमें हम कई तरीके की रोकथाम करने की जरूरत होती है, और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज ज्यादा एप्लीकेबल होती हैं। ये सीरियस इलनेसेस को रोक कर लाइफ सेविंग होता है, हर्ड इम्यूनिटी को कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि बाकी लोगों में जो इवन कुछ अनवैक्सीनेटेड रह गए हैं उनमें भी दूसरे लोगों के वैक्सीनेशन हो जाने की वजह से फायदा होता है, और हेल्थ केयर की कॉस्ट कम कर देता है, पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स को कंट्रोल और इलिमिनेट करने में कुछ डिसीजेस लाइक कैंसर हेल्प करता है। तो ओवरऑल कम्युनिटी की हेल्थ और वेलबींग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके फायदे हैं। कुछ मिथ्स भी हैं वैक्सीन के बारे में, कई तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन भी प्रचलित होती है। तो मैं बताना चाहूंगी कि लार्जली वैक्सीन आर सेफ। तो बहुत किसी मिथ में मत जाइए, किसी से बहुत ज्यादा इसके बारे में बात मत करिए, क्योंकि लोग तरह तरह के एनालॉजीज देते हैं, लोग तरह तरीके से रिलेट करते हैं। मगर जैसे कि कोई बोलता है कि एचपीवी वैक्सीन से ऑटोइम्यून डिसीज हो जाती है, कोई बोलता है एमएमआर वैक्सीन से ऑटिज्म हो जाता है बच्चों में, और और भी कई तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मगर ये सब कुछ मिथ्स हैं, ये इनका फैक्ट्स नहीं है, ये प्रूवन नहीं है इनमें से कुछ भी। तो आप इनके ऊपर ज्यादा ध्यान ना देके वैक्सीन्स को अडॉप्ट करके आप अपने लिए सेफ्टी नेट क्रिएट कर सकते हैं। ये जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस है उनका वैक्सीनेशन शेड्यूल है, मैं बाकी सबकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। मगर हमारा जो आज फोकस है एचपीवी, तो ये एक एडोलसेंट वैक्सीन के रूप में ले लिया गया है प्रोग्राम में भी। तो आपने देखा कि 9 to 14 ईयर्स में, जिसको कि मैंने हाईलाइट किया है, या 15 to 18 ईयर्स में, तो हम जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। 9 ईयर्स में हम स्टार्ट कर सकते हैं वैक्सीनेशन देना, और यदि अर्ली स्टार्ट किया जाता है तो 2 डोसेज भी सफिशिएंट हो सकते हैं। आजकल 1 डोज का भी डेटा आ रहा है, मगर यदि स्लाइटली लेटर शुरू होता है तो ऐसा समझा जा रहा है कि शायद हमें 3 डोसेज देना ज्यादा फायदेमंद है। मगर 2 डोसेजेस भी काफी इफेक्टिव हैं, और राइट नो मास स्केल्स पे मैनी कंट्रीज हैव अडॉप्टेड इवन सिंगल डोज प्रोग्राम विच आई विल शो यू लेटर। तो ये एडोलसेंट वैक्सीन है, एचपीवी की 4 वैलेंट फीमेल और मेल वैक्सीन है, एचपीवी की नोनावैलेंट या 9 वैलेंट वैक्सीन भी है। तो ये दोनों ही काफी प्रभावकारी हैं, और ये वैक्सीन जो होती हैं ये हेल्थ रिस्टोर करके काफी अपॉर्चुनिटीज देती हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए। तो एचपीवी क्या है, मैं एचपीवी के बारे में बात करूंगी। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, दिस दिस इज अ ग्रुप ऑफ 150 to 200 रिलेटेड वायरसेस
जिसमें से कई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं डिफरेंट तरीके से। जो 200 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ एचपीवी आइडेंटिफाई हुए हैं, उनमें से 40 टाइप्स हैं जो इन्फेक्ट करते हैं म्यूकोजल एपिथेलियम को, वो ज्यादा रेलेवेंट है हमारे लिए। और नियरली all sexually active people are infected with HPV within months to a few years of becoming sexually active, and sexually transmitted HPV। डॉक्टर साहब आप गलती से म्यूट हो गए हैं। या अच्छा, या इज दैट फाइन? या इसके पहले तो मैं ठीक थी ना? या यस यस यस। राइट। सो बेसिकली मैंने जैसे बताया कि 150 टू 200 रिलेटेड वायरसेस हैं एचपीवी के अंदर, और ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। नियरली ऑल सेक्सुअली एक्टिव पीपल आर इन्फेक्टेड विद दिस। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, लो रिस्क एंड हाई रिस्क। टाइप 6 एंड 11 टाइप के जो वायरसेस होते हैं वो लो रिस्क होते हैं, तो जो जेनाइटल वार्ड्स क्रिएट करते हैं, कैंसर नहीं होता ये। मगर जो हाई रिस्क होते हैं 16, 18, 13, 31 एंड सो ऑन, वो कई तरीके के कैंसर क्रिएट करते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा रिस्क का विषय है। मेरे स्लाइड्स मूव क्यों नहीं कर रहे हैं? स्लाइड्स मूव नहीं हो रहे हैं। मैं इसको एक स्टॉप एक बारी करके। हाँ स्टॉप करके वापस से शेयर करके देखिए। ये मूव नहीं हो रहा है, मैंने 2 बार करके देखा। आपके पास ही मेरा बैकअप है, राइट? यस इट मूव्ड। स्टार्टेड मूविंग, राइट, दैट्स गुड। तो ये जो है ये एचपीवी रिलेटेड कैंसर सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि जेनाइटल कैंसर जिनको हम बोलते हैं। पर इसके अलावा ये ओरोफेरेंजियल या जो माउथ कैंसर्स होते हैं, जो ओरल कैंसर्स होते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये अगं वो मीटिंग मध्ये राहा बोलले ये स्लाइड दिखा रहा है हमें कि हम कितने तरीके के एचपीवी इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर्स हो सकते हैं। और ये जो है डिफरेंट रूट्स बता रहा है, जेनाइटल कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्राजेनाइटल, जिसमें फोमाइट्स, गार्मेंट्स, सर्जिकल ग्लव्स, बायोप्सी फोर्सेप्स कैन बी द रूट्स। और वर्टिकल इन विच मदर इन्फेक्टेड मदर टू नियोनेट एट बर्थ, वो भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये रूट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको देखना, आपको इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये दिखा रहा है कि कितनी ओवर द मैनी डिकेड्स इट ये जो प्रोग्रेशन होता है एक नॉर्मल सर्विक्स से, जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं। और उसमें यदि इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे मैंने बोला सभी सेक्सुअली एक्टिव पीपल में ये इन्फेक्शन तो होता है, मगर ये क्लियर होता जाता है। तो ये पर जब ये परसिस्टेंट रह जाता है तब इसमें प्रॉब्लम होती है। और आप देख रहे हैं कि परसिस्टेंट रहने के कई रीजंस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द होस्ट इम्यूनिटी, द बिहेवियर, द प्रैक्टिसेस, हाइजीन, एवरीथिंग। तो इसमें यह है कि कई सालों के बाद ये फ्रैंक कैंसर में डेवलप होता है, ये स्लाइड में बताना चाहती हूँ आपको। और जितनी बार अलग तरीके के वायरल स्ट्रेन के कांटेक्ट में आते हैं, और बाकी सब फैक्टर्स यदि अनुकूल नहीं है, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर होने के। मेल ऑल्सो रिमेन ससेप्टेबल टू एचपी इन्फेक्शन थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। एंड इसलिए ये जो वैक्सीनेशन है हमें दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। और ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी करता है, यदि एचपीवी का डायग्नोसिस हो जाता है तो बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, और जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज है उन पे कॉन्संट्रेट करना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये दिखा रहा है, ये स्लाइड दिखा रहा है आपको कि कौन कौन से तरीके के ये जो स्ट्रेन है वो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कौन कौन से तरीके के स्ट्रेन कैंसर कॉज कर सकते हैं। जो 4 पे हाईलाइट हमने किया, 6, 11, 16 एंड 18, दे आर मोर देन 90% cancers are due to these strains, so they are most important, and these are the strains which are covered in a majority of the vaccines which are prevalent. So these are the HPV serotypes। क्वाड्रिवलेंट एचपीवी वैक्सीन में क्या होता है और नोनावलेंट में क्या होता है, ये सीरोटाइप्स हम दिखा रहे हैं, वैक्सीन कैसे कवर करती हैं। और ये जो है ये डिफरेंट कंपनीज हैं जिन्होंने की इस तरीके की वैक्सीन्स बनाए हैं। मैं सारे डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, मगर ये इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जिन्होंने क्वाड्रिवेलेंट या नोनावेलेंट वैक्सीन्स या बाइवेलेंट बनाए हुए हैं।
तो ये गाइडलाइंस हैं जो हमारी सोसाइटी गाइडलाइंस फॉस्टी 2023 विच इज द लीडिंग गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी या इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस। ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो बोलते हैं कि हमें गर्ल्स एंड वुमेन एचपीवी वैक्सीन आर रिकमेंडेड आइदर इन 2 or 3 डोसेजेस शेड्यूल इन अप्रूव्ड एज ग्रुप्स। अप्रूव्ड एज ग्रुप्स जनरली जो वो 9 to 45 ईयर्स में हम बोलते हैं 9 to 13 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एज। फिर हम बोलते हैं कि 26 ईयर्स तक भी दे देना चाहिए यदि नहीं वैक्सीनेटेड है। 26 to 45 में वी हैव टू थिंक केयरफुली एंड सी द मेरिट्स एंड देन वी सजेस्ट। तो बॉयज में हम 9 to 26 ईयर्स में अगेन रिकमेंड करते हैं। तो ये वैक्सीनेशन जो है दोनों ही जेंडर्स में बहुत एप्लीकेबल है एंड काफी महत्वपूर्ण है। दीज आर द फ्यू वैक्सीन पिक्चर जो कि प्रेवलेंट है और हम यूज करते हैं। तो बायोवेलेंट वैक्सीन एंड द क्वाड्रिलेंट वैक्सीन जो एक्सपेक्ट करते हैं कि 83% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर को कवर कर लेता है, मगर नोनोवेलेंट जो है वो 98%, तो काफी इफेक्टिव है। और जो वैक्सीन अवेलेबल है यहाँ पे वो गार्डासिल है या सर्वरिक्स है या सर्वावैक है, ये सभी अच्छे वैक्सीन हैं। और ये इसका जो यदि मैं इवोल्यूशन की बात करूं एचपीवी वैक्सीनेशन के, तो ये ऑथोराइज्ड फॉर सेल इन नियरली 2 decades। और रैंडमाइज्ड ट्रायल्स ने दिखाया कि 100% एफिकेसी अगेंस्ट हाई ग्रेड सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया विच इज द प्री कैंसरस लीजन caused by these viruses and which leads to cancer formation। WHO की अपडेट्स जो हैं 2014 में ट्रांसिशन फ्रॉम 3 dose to 2 dose शेड्यूल फॉर गर्ल्स एज 9 to 13। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड के हेल्थ के बारे में सोचता है और ऑल्सो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन हेल्थ। तो ये भी देखना पड़ता है कि मास स्केल पे सबसे ज्यादा फायदा कितने कम से कम कॉस्ट में हो सकता है। तो इसलिए 3 से 2 dose शेड्यूल को उन्होंने शिफ्ट किया। 2022 में सिंगल डोज शेड्यूल भी आ गया कि मास स्केल पे जिन कंट्रीज में अफोर्डेबिलिटी की भी इशू है 1 dose भी यदि ले लेते हैं तो काफी फायदा। और ये ग्लोबल एडॉप्शन हो गया है इसका। ये जो सिंगल डोज वैक्सीन का ग्लोबल अडॉप्शन हो गया एंड काफी सारे कंट्रीज में 125 कंट्रीज में फॉर गर्ल्स एंड 47 कंट्रीज फॉर बॉयज नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये आ गया है। तो सिंप्लीफाइज ये एक जो सिंगल डोज है इट सिंप्लीफाइज लॉजिस्टिक्स, रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव्स प्रैग्मेटिक फीजिबिलिटी, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है इस तरीके से। ये टेम्पोरल एसोसिएशन दिखा रहा है कि 2006 में लाइसेंस फॉर सेल आया था, 2014 में 3 to 2 dose और 2022 में सिंगल डोज का एडॉप्शन। तो ये बड़े सारे कंट्रीज हैं, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल इनकम कंट्रीज सेवरल, इन सब में ये प्रोग्राम अभी चल रहा है और नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू दिया जा रहा है। इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो साइंस। इट इज ऑलवेज सेड दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन बहुत ही कॉस्ट को प्रिवेंट भी करता है। सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन बिकमिंग सो मच इफेक्टिव, मगर जहाँ पे चैलेंज नहीं है वहां 2 डोज वैक्सीन का भी प्रचलन है और कहीं कहीं 3 doses का, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एज यू आर स्टार्टिंग। तो ये सभी शेड्यूल जो है बड़े ही कारगर हैं। तो WHO का क्या मिशन है? वो मिशन ये है कि वो अचीव करना चाहते हैं एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर बाय जो, इसलिए मैंने कैंसर मूनशॉट भी आपको दिखाया था कि one of the aim of that cancer moonshot mission is eradicating such cancer which are vaccine preventable because these are low hanging fruits। हम इसको रियली अचीव कर सकते हैं यदि हम सब मिलके इसके क्षेत्र में काम करें। तो क्या है, यदि हम 90% हम कवरेज कर लें एचपीवी वैक्सीनेशन का गर्ल्स में 9 to 14 ईयर्स में, यदि हम सबको मोटिवेट करें, हम यदि सबको ये अवेयरनेस बता दें कि वैक्सीन कितना कारगर है, कितना आसान तरीका है ये इसको प्रिवेंट करने का। और फिर दूसरी बात, इसके बावजूद भी हमें जो है स्क्रीनिंग टेस्ट, ये नहीं है कि हमने वैक्सीन कर लिया तो हमें स्क्रीन करना बंद कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्क्रीनिंग का है, जो एचपीवी से रिलेटेड स्क्रीनिंग करते हैं, पेप्समेयर करते हैं, एचपीवी डीएनए टेस्टिंग, इन सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो 70% वुमेन यदि स्क्रीन कर ली जाती हैं हाई परफॉर्मेंस टेस्ट से बाय 35 to 45 ईयर्स ऑफ एज, एंड 90% ऑफ वुमेन आइडेंटिफाइड विद सर्वाइकल डिजीज रिसीव ट्रीटमेंट फॉर प्री कैंसर रीजनल इन्वेजिव कैंसर। यदि हम ये सब कुछ अचीव करते हैं तो वी विल बी एट द रोड फॉर अचीविंग एलिमिनेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। हमने देखिए स्मॉल पॉक्स को एलिमिनेट कर दिया, पोलियो को एलिमिनेट कर दिया। वी कैन एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर ऑल्सो, ओनली वी हैव टू वर्क टुगेदर एंड वी हैव टू एफर्ट टुगेदर इन दिस डायरेक्शन। तो ये कुछ मैंने आपको डेटा सेट्स बताए, कुछ होता है, कुछ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन जो लोग पूछते रहते हैं मुझसे मेल पे, डिफरेंट टॉक्स में मैं थोड़े से एड्रेस करूंगी। तो जो सीडीसी की एडवाइजरी है वो ये बताती है कि एचपीवी वैक्सीन जो है रूटीन एज 11-12 साल है, 9 साल में भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 26 साल तक यदि वैक्सीनेटेड नहीं तो हम दे देते हैं आराम से। 26 के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने बोला 27 से 45 तक भी दिया जा सकता है। एंड
जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है वो 2 से 3 डोसेजेस का जनरल शेड्यूल है, मगर अभी 1 डोज का इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डब्ल्यूएचओ ने अडॉप्ट किया। एचपीवी वैक्सीनेशन प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को, मगर न्यू एचपीवी इन्फेक्शन होने से मगर ये ट्रीट नहीं करता। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एचपीवी इन्फेक्शन है उनको ट्रीट नहीं करता है। इट इज अ प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी फॉर एनी न्यू इन्फेक्शन। So it is best works when you give it before any exposure. That's why we said before the sexual activity begins, it is ideal to start, that moment. That's why we're saying that adolescent girls 9 to 13 years of age, or even 15 to 16 years of age, depending on various cultural practices and कहाँ पर हम हैं, वो सब के हिसाब से हम देते हैं। और 26 साल तक भी इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि हम तब तक भी ये इफेक्टिव हो सकती है। बाद में हमें सोचना पड़ता है, बिकॉज आफ्टर एक्सपोजर if we are giving, it might be of some benefit but not of a large benefit. And also, people who are in a long term mutually monogamous relationships are not likely to get a new HPV infection, because every new sexual partner is a risk factor for getting a new HPV infection. तो lifestyle habits और ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन तरह के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। तो जैसे मैंने आपको शेड्यूल तो बता ही दिया है। 2 doses of HPV vaccine generally are recommended before their 15th birthday. That's what is said. The second dose should be given 6 to 12 months after the first dose. And adolescent जिन्होंने 2 doses less than 5 months apart में ले लिया, वो थर्ड डोज भी उनको हम दे सकते हैं। जो 3 doses HPV वैक्सीन है वो जनरली जो थोड़ा लेट यदि स्टार्ट होता है वैक्सीनेशन 15 से 26 में, तो हम 3 doses देते हैं, क्योंकि जो इफेक्टिवनेस है वो अर्ली में ज्यादा होती है। अर्ली बिगिनिंग करते हैं जब हम वैक्सीनेशन की। और जो रिकमेंडेड 3 dose शेड्यूल है वो 1 to 2 months एंड देन 6 months, इस तरीके से स्पार्स करते हैं। एंड 3 doses आर रिकमेंडेड फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन ऑल्सो, बिकॉज उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और उनकी इम्यून सिस्टम उतनी अच्छी नहीं होती। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? यदि कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन किसी तरीके की हो गई है पहले किसी वैक्सीन से, और वैक्सीन कंपोनेंट जो एचपीवी वैक्सीन की, तो वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्राइंडिकेशन है। मगर अदरवाइज जो माइनर एक्यूट इलनेसेस होती है, कोई छोटा मोटा डायरिया हो रहा है, छोटा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो वो नहीं होता कॉन्ट्राइंडिकेशन। कोई मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट इलनेस है तो वो हमें उसको प्रिकॉशन की तरह देखना होता है, और हमें वी में डिफर वैक्सीनेशन फॉर टाइम बिंग, जब तक वो ठीक हो जाए उसके बाद हम दे सकते हैं। और प्रेगनेंसी में ये रिकमेंडेड नहीं है एट प्रेजेंट। तो ये सब हमें ध्यान में रखना है प्रिकॉशंस। इट इज सेफ। अभी तक जो भी ट्रायल्स हुए हैं 15,000 मेल्स में जो गार्डासिल 9 वॉज स्टडी की गई थी, कई सारे रैंडमाइज्ड ट्रायल्स हैव शोन द सेफ्टी। कभी कभी किसी पेशेंट को थोड़ा डिजीनेस, हेडेक, ये सब हो सकता है, मगर दैट इज ड्यू टू एनी प्रोसीजर। तो हमें रादर दैट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल रिएक्शन ऑल्सो, बिकॉज दीज आर एडोलसेंट, दीज आर यंग किड्स, and then when we give them any kind of prick injection shot, then they're fearful. तो ये रादर बहुत टाइम जो बोला जाता है वैक्सीन रिलेटेड है, कई बार ये उस साइकोलॉजी से रिलेटेड भी होता है। तो सो फार इसकी सेफ्टी में बहुत कुछ कंसर्न नहीं मिला है, कोई मेजर जो इश्यूज है वो नहीं आए। जनरली जो एडवर्स रिएक्शन है वो लोकल साइट पे इंजेक्शन पे थोड़ा पेन, रेडनेस हो सकता है, इस तरीके से थोड़ा बहुत डिजीनेस, जैसे मैंने आपको बताया, ये बायलजिया, कभी फटीग, ये सो जो किसी भी वैक्सीन से हो सकता है, मगर मेजर चीजें बहुत देखने को नहीं मिली। तो ये कारगर है और काफी इफेक्टिव है। तो मैं कंक्लूड करूंगी कि एचपीवी इज द मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, persistent infection, एनोजेनाइटल वार्ड्स, प्री कैंसरस, सर्वाइकल कैंसर, द एनोजेनाइटल कैंसर, ये सब स्पेक्ट्रम है। इंडिया contribute to 1/5 of the global cervical cancer. There is very high prevalence of genital warts also. एचपीवी वैक्सीन जो है बहुत इफेक्टिव है, गुड टॉलरेबिलिटी है बोथ मेल एंड फीमेल में, और हमें दोनों को रेकमेंड करना है, जैसे मैंने आपको समझाया कैसा शेड्यूल हो सकता है। वेरियस गाइडलाइंस इंटरनेशनल नेशनल रेकमेंड फॉर दिस, and HPV is a significant contributor for disease in men, and hence both should be vaccinated. This is an important message, क्योंकि majority of the questions which I receive is for this, कि क्या हमें सिर्फ वुमेन को देना है या मैन को भी दे सकते हैं, what age and all, तो ये मैंने कवर किया है। Gender neutral vaccination provides male with an equal opportunity to have direct protection. And there is a huge gap in public awareness about the cause of cervical cancer and HPV prevention. तो मैं चाहूंगी कि हम लोगों को ये बताएं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, ये अवेयरनेस। और मैंने आपको बताया, आप अपने से ये चेन चलनी चाहिए, ये चेन रिएक्शन होनी चाहिए। मैंने आपको बताया, आप अपने नियर एंड डियर्स को बताइए, हैंड होल्ड करिए, 1 से 10 को, 10 से 100 को, 100 से हजारों को। इस तरीके से अवेयरनेस बढ़ेगी तो जैसे मैंने बोला कि हम यदि कलेक्टिवली वर्क करेंगे तो वी कैन एलिमिनेट दिस काइंड ऑफ कैंसर्स बाय द सिंपल मेजर्स ऑफ वैक्सीनेशन एंड स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो हमें हेल्थ एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। एचपीवी वैक्सीनेशन इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी
to improve, this kind of coverage of HPV vaccines and preventing HPV related disease, हमें collectively नेशन वाइड एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है कि हम सब मिलके ये डिफरेंस क्रिएट करें. So we decided to go to the moon because not it was easy, but because it was hard, but still we planned that this aim is achievable by our collective efforts. This was the global motivation, and I would put forward this. We need to customize the product to the customer also. This is the precision therapy era, and we need to similar time give us prevention strategies where it is applicable, like here. So with this I would end. Thank you very much, and if there are any questions, I'm open, Vivek. थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मतलब वैक्सीनेशन के बारे में एक कैप्सूल में सारी इन्फॉर्मेशन दी। और मुझे लगता है कि वैसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें समझ में आई है, और जो नहीं भी समझ में आई है मान लीजिए कि तो ये वीडियो जो है ये अवेलेबल रहेगा हमारे चैनल पे, और हमारे जो सपोर्ट ग्रुप है वहाँ पे भी जाएगा। तो आपको तो भी अगर आज मान लीजिए कि कोई सवाल आपको नहीं समझ में आया या नहीं पूछ पा रहे हैं तो आगे भी पूछ सकते हैं। एक सवाल है डॉक्टर साहब, ये है कि एचपीवी इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो देखिए, बहुत टाइम ये एसिम्टोमेटिक रहता है, जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग ईयर्स होते हैं जिसमें कि ये धीरे धीरे डेवलप होता है, धीरे धीरे यदि परसिस्टेंट हो जाती है इन्फेक्शन की तो कुछ मैनिफेस्टेशंस आते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम इट इज एसिम्टोमेटिक, स्पेशली इन द इनिशियल स्टेजेस। लेटर ऑन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जेनाइटल वॉर्ट्स कर सकता है, तो वो वॉर्ट्स का जो है वो एक मैनिफेस्टेशन है, वो एक सिम्टम हो सकता है। वॉट्स देन क्या होता है डॉक्टर साहब? ये व्हाट्स एक छोटा ट्यूमर जैसा, छाला जैसे जैसा? जेनाइटल एरिया में कुछ ओके। आपको ग्रोथ दिख रही है, विच इज नॉट कैंसरस. तो दीज आर मोर कॉमन, दे स्मॉल ग्रोथ्स कैन बी सीन, एंड दे कैन बी रिलेटेड टू एचपीवी इन्फेक्शन. और दूसरा जो, जैसे मैंने आपको बताया, प्री कैंसरस स्टेज में सर्वाइकल, तो हम इसलिए घर घर में कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं. टाटा मेमोरियल के माध्यम से हमने बहुत कुछ स्क्रीनिंग प्रोग्राम किए हैं. प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट वाज वेरी एक्टिव टाटा मेमोरियल से. मैं उनसे भी कोलैबोरेट कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बने, जिससे कि हम पूरे देश में और लाइकवाइज कंट्रीज में हम कोलैबोरेटिव एफर्ट्स डाल सकें कि हम कैसे स्मॉल मेजर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. तो जो प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं वो पता चल जाते हैं जब हम स्क्रीनिंग करते हैं. और पैप्समेर एक बहुत छोटा सा टेस्ट है जिसके माध्यम से हम डिटेक्ट कर लेते हैं हमारी जो वुमेन है उनको, कि बहुत अर्ली स्टेज में, और काफी अच्छा इलाज मौजूद है यदि आप अर्ली स्टेज में आ जाते हैं. तो मैं सबको मैं बोलना चाहूंगी कि आप यू प्लीज कम फॉरवर्ड. यदि आपको कोई जेनेटल वॉर्ट भी है, कोई अलग प्रॉब्लम भी है, इवन कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का जैसे कोई लक्षण है, इन्फेक्शन का कोई लक्षण है, कोई डिस्चार्ज है नॉर्मल, कोई ईचिंग है, कोई कोई आपको लीजन दिख रहा है जेनाइटल एरिया में, तो आपको वो नेग्लेक्ट नहीं करना है. आपको यू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड मीट द एक्सपर्ट्स, सो दैट आपका प्रॉपर इलाज किया जा सके. बहुत टाइम ये कैंसर नहीं होता, ये सिंपल इन्फेक्शन होता है, तो हम वो अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं. मगर कई बार ये प्री कैंसरस या कैंसरस भी हो सकता है, तो हमें अप्रोप्रिएटली डायग्नोज करके ट्रीटमेंट करना होता है. तो आपको एक तो ध्यान ये रखना है कि आपको हाइजीन बहुत जरूरी है, ये वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, आपको स्क्रीनिंग रेगुलर जो है वो बहुत जरूरी है, एंड उसके बाद कुछ भी दिख रहा है तो आपको अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट. हमारे सपोर्ट ग्रुप में एक क्वेश्चन आया है। सपोर्ट ग्रुप की पेशेंट है हमारी, जिन्होंने मुझे डीएम किया है। वो पूछना चाहती हैं कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद क्या वैक्सीनेशन कारगर हो सकता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो वैक्सीन है वो प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है, और कई सारे एचपीवी के स्ट्रेन्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेन. जो लो रिस्क हैं वो वार्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हाई रिस्क हैं कैंसर के लिए. तो जो स्ट्रेन से आप इन्फेक्टेड नहीं है उसके लिए तो वो इफेक्टिव होगा. जो स्ट्रेन से ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गए वो उसके लिए उसको उसको इलिमिनेट नहीं कर सकता है. तो इसलिए जल्दी से जल्दी वैक्सीन कराना इज इम्पोर्टेंट. HPV is a preventive strategy, it's not the treatment. HPV vaccination is not the treatment strategy. मगर इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना अर्ली एज में आप लेंगे उतना सारे स्ट्रेन से आप एक्सपोज नहीं हो, तो आपका उनके अगेंस्ट में आपकी इम्यूनिटी आ जाएगी. तो दैट्स वेयर आइडियल एज इज 9 to 13, देन 15 to 16, देन 26, एंड देन 26 to 45 के बीच में जो हम वन ऑन वन डिस्कस करते हैं, हम हैबिट्स देखते हैं, उनका एक्सपोजर का हिस्ट्री देखते हैं, एंड देन वी डिसाइड वेदर दिस इज एप्लीकेबल और नॉट. सो मुझे लगता है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर मान लीजिए कि इन्फेक्शन हुआ भी है तो इन्फेक्शन के भी कई सारे स्ट्रेन होते हैं। तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ है, और लेकिन दूसरे स्ट्रेन से आपको
प्रोटेक्शन मिल सकती है। एम आई राइट डॉक्टर साहब, सही समझा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। ओके डॉक्टर साहब, एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर उर्वशी जी बिकॉज वो पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और खुद भी डायरेक्टर रही है नीति आयोग में, बट फॉर सम रीज़न हर मीटिंग इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, सो अदरवाइज ये सवाल मेरा एक्चुअली उनसे होना था कि कैसे जो है एचपीवी वैक्सीनेशन की मास स्क्रीन ये मास अवेयरनेस ड्राइव या वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा जैसे आपने एक अभी एक एनेक्डोट शेयर किया कि जैसे टाटा मेमोरियल बहुत सारा काम करता है, बट देन अगेन ऑल सडन एंड टाटा इज वन इंस्टीट्यूट एंड इट इज लाइक हैज ओन इट्स ओन लिमिटेशंस। तो अगर क्योंकि हमारी आवाज़ मुझे लगता है कि दूर तक जाएगी, और वी आरसेल्व्स आर एडवोकेसी फोरम, तो हम चाहते हैं कि अगर आपके पास अगर कोई आइडिया है कि कैसे जो है हम एज अ समाज एज सोसाइटी मिलकर इस अवेयरनेस फॉलोड बाय वैक्सीनेशन ड्राइव को अगर हम रन कर सकें, तो क्या लगता है आपको कि कैसे हमको अप्रोच करना चाहिए? तो मैं बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है विवेक, और मैं चाहूंगी कि इसे हम एक इम्पोर्टेंट सवाल और उसका इम्पोर्टेंट जवाब हमें मानना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपने सही बोला कि कोई कितना भी बड़ा है, एक अकेला इंस्टीट्यूट नहीं कर पाएगा, एक अकेला इंसान नहीं कर पाएगा, पर यदि हम कलेक्टिव एफर्ट्स लाएंगे। इसलिए जैसे कि मैंने बोला शुरू में, ये बहुत हरक्यूलियन टास्क है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव मिशन, मगर स्टिल इफ वी कैन गो टू द मून वी कैन अचीव दिस ऑल्सो। तो हमें टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, दैट्स व्हाट इज माय टैग लाइन हियर, दैट हमें डॉक्टर्स, हमें पैरामेडिकल स्टाफ, एनजीओज, एडवोकेसी forums, पेशेंट्स, फैमिलीज themselves, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्पलीफाई देयर वॉइसेस। देन जो हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं, वैक्सीनेशन, तो मुझे लगता है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिकॉज हर हर चीज की इंपॉर्टेंस है। और जितना हम वन ऑन वन जुड़ेंगे, तो 1+1 is not 2, it is 11। दैट्स व्हाट आई बिलीव, कि हमें इस तरीके से जब हम एक मुहिम चलाएंगे पूरे देश के लेवल पे और गवर्नमेंट के सपोर्ट से, तो हम दीज थिंग्स आर अचीवेबल। तो वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हमें बार बार ये चीजें जो है लोगों की मेमोरी में लाना है बार बार। जैसे कि आपने ये प्रोग्राम किया, मैं बहुत आपको सराहना करना चाहूंगी, क्योंकि नाउ विद दिस वन प्रोग्राम ऑफ हाफ एन आवर टू 45 minutes, दिस मैसेज कैन गो लॉन्ग वे। तो ये यील्ड हमारी जो बढ़ जाती है, तो हम जो मैसेज देना चाहते हैं कि इट्स अ सिंपल मेजर। एंड मैं देखती हूँ मेरे पास इंडिविजुअल लेवल पे मैं इतने सारे मैसेज रिस्पॉन्ड करती हूँ इतने सारे लोगों को, तो वो तो हम वन ऑन वन कर पाते हैं ना। आपने यदि मैं एक साथ बहुत सारे लोगों की मिथ्स दूर कर पा रही हूँ, तो एफर्ट्स में भी आप सेव करते हैं और आप एक बड़ा मैसेज सबको दे देते हैं। बहुत सारे मिथ्स प्रेवलेंट हैं, लोग बहुत घबराते हैं, वो आगे नहीं आना चाहते। ये केवल यहाँ की बात नहीं है, विकसित राष्ट्रों में भी ऐसा ही है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां भी लोगों में बड़े मिथ्स कॉमन है। तो वो मिथ्स हटाना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारी कंट्री में तो और भी ज्यादा स्टिग्मा है, कैंसर को इतना बड़ा स्टिग्मा मानते हैं लोग, बताना ही नहीं चाहते कि हमें कैंसर हुआ है। तो फिर वो सोचते हैं कि कैंसर प्रिवेंशन अभी हुआ ही नहीं है, तो पहले से क्यों उसके बारे में बात करना है, क्यों जाना है। तो उनको ये मोटिवेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको ये समझाना कि एक छोटा मेजर कैसे लाइफ सेव कर सकता है, कैसे क्या क्या प्रिवेंट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जब बार बार डिस्कशन में आएगी, जब बार बार लोग इसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे, उनके धारणा बदलेगी, एंड देन सारे जो ये प्रयास हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, नॉन गवर्नमेंट लेवल पे, एनजीओ लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, पब्लिक लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे, तब हम इसको अचीव कर पाएंगे। मगर दिस इज अचीवेबल इफ वी कैन इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स, if we can eradicate polio, this is one of those we can really make a difference. That's what is my message to everyone. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, और वो जनरल है क्योंकि लोग हमसे अक्सर पूछते रहते हैं और हमारे पास में भी उसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। क्योंकि देखिए प्रिवेंशन के लिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा वीडियो देख के कुछ लोगों को लगता है कि हाँ मुझे एचपीवी वैक्सीनेशन कराना चाहिए, लेकिन जो लोग हमारे आसपास में हैं वो तो हमसे पूछ सकते हैं कि भाई हम मलाड में रहते हैं, हम चेंबूर में रहते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि आप यहाँ चले जाइए। क्या ये वैक्सीन सब जगह अवेलेबल है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं और वो कहाँ जाए, मतलब क्या उनके जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं या जो उनके जो गायनकोलॉजिस्ट हैं किन के पास जाना चाहिए, क्या वो इक्विप्ड हैं कि ये वैक्सीन्स लगाई जा सकें, और कितनी महंगी या कितनी सस्ती हैं? तो देखिए, अभी तो ये जो हमारे बहुत सी इंस्टीट्यूशंस में, मेजोरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैन बी डन। बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जैसे मैं अपोलो में काम करती हूँ या एच एन में काम करती हूँ, इन दोनों जगहों पे
ये पॉसिबल है। इस तरीके से कई अभी कई इंस्टीट्यूशन है जो कम जो जो आगे आए हैं और ये इस तरह के वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी ये अवेलेबल है, क्योंकि अब ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट बन रहा है और ये WHO उसको सपोर्ट कर रहा है, तो कॉस्ट ड्रेस्टिकली डाउन हुई है। क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन मच अफोर्डेबल है देन द नोनावेलेंट। नोनावेलेंट इज एक्सपेंसिव, मगर जो मेजोरिटी ऑफ हमारे स्ट्रेन है वो क्वाड्रिवेलेंट में भी कवर हो जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। और कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स की वजह से जहाँ पे चैलेंज ज्यादा है वहां पे WHO ने बोला है 1 डोज। तो 1 डोज प्रोग्राम इज वाइडली अडॉप्टेड, इवन दैट इज सफिशिएंट, सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एंड मेजोरिटी ऑफ चीजें हम साथ में लेकर आएंगे, तो इवन दैट 1 डोज के लिए बात हो रही है कि उसको बड़े रैंडमाइज ट्रायल में हमें अपने कंट्री में भी टेस्ट करना है। और इसमें बड़े इंस्टीट्यूशंस लाइक टाटा और अदर एकेडमिक सेंटर्स विल कम फॉरवर्ड। वी आर इन फुल सपोर्ट। हमारे हॉस्पिटल अपोलो में भी हमने पूरा एनहांस किया हुआ है ट्रायल यूनिट। तो जहां कहीं भी अपॉर्चुनिटी होगी हम उस वन वन डोज का हमें टेस्ट करके लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा कि कितना अभी तक कारगर लग रहा है वो 1 डोज भी। तो हम जो कर सकते हैं उस लेवल पे हमें करना चाहिए। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत जगहों पे अवेलेबिलिटी है। और कुछ इंस्टीट्यूट के नाम तो मैंने आपको बताया, ये गूगल पे भी काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो वो सब आपको लेना चाहिए, आपको एक दूसरे को हैंड होल्ड करके ये इसके लिए सक्सेसफुली आगे जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, HPV क्यूरेबल है क्या? तो अगेन अब ये बेसिकली बात ही आ गई, जैसे मैंने आपको बोला कि एचपीवी इन्फेक्शन, एचपीवी, इसीलिए मैंने आपको कुछ स्लाइड्स में समझाने की कोशिश की थी कि एचपीवी इन्फेक्शन क्या है। सो बेसिकली एचपीवी इन्फेक्शन यूनिवर्सल है, ऑलमोस्ट सेक्सुअली एक्टिव लोगों में ऑलमोस्ट सभी में सेक्सुअल ये जो है एचपीवी इन्फेक्शन हो जाता है, मगर ये परसिस्टेंट नहीं रहता है, क्लियर हो सकता है, क्लियर हो जाता है मेजोरिटी टाइम। पर जब ये परसिस्टेंस रह जाता है, सालों साल चलता रहता है, ड्यू टू वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग द बॉडीज इम्यूनिटी एंड अदर फैक्टर्स, बार बार एक्सपोजर, नए स्ट्रेन एक्सपोजर, हैबिट्स, many other things, then there is a high chance that it may develop into precancerous and cancerous lesion. तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि वैक्सीन कैन प्रिवेंट इट, दे कैन नॉट क्लियर ऑफ एग्जिस्टिंग थिंग। यदि हम लेट पहुंच गए, यदि कैंसर हो ही गया, तो हमें अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट का रोल हो जाता है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इट इज हाईली क्यूरेबल कैंसर्स, दीज HPV related cancers are highly curable if we can detect well in time. We can largely cure, we can if even there is late, then also there are a lot of advancements. So please come forward and take the advantage of experts, because right now it's a multidisciplinary treatment era. तो जहां पर सिर्फ सर्जरी नहीं, सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें कीमो, रेडिएशन एंड रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, देन कीमो के साथ इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन विच स्टेज यू आर गेटिंग डायग्नोस्ड। तो मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहूंगी कि हर अवस्था में देर इज गुड ट्रीटमेंट विच इज अवेलेबल। ओनली थिंग दैट यू नीड टू कम टू राइट प्लेस एंड राइट टाइम। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कि पहला इलाज सबसे बेहतर इलाज होता है। हमारे पास ये सर्दी खांसी बुखार नहीं है कि हम ट्रायल एंड एरर करते रहें और बाद में चीजों को सुधार ले। तो मैं ये सलाह दूंगी कि पहला प्लानिंग सबसे ऑप्टिमम होना चाहिए। तो उन जगहों पे जाएं जहां एक्सपर्ट मौजूद हैं, जहां मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट, मतलब जहां 3-4 स्पेशलिस्ट टुगेदर बैठ के इलाज का डिसीजन लेते हैं कि कौन सी पद्धति से इलाज होना है, कौन सी पद्धति पहले लगनी है, कितनी। जैसे कि मैंने बोला कि सर्जरी हो सकती है, रेडिएशन हो सकता है, कीमो हो सकता है, टारगेट हो सकता है, इम्यूनो, तो कितनों की जरूरत है इस पर्टिकुलर कैंसर में, कौन सी स्टेज में डिटेक्ट हुआ है, और कौन सी पद्धति पहले, कौन सी बीच में, कौन सी बाद में। ये डिसीजंस बड़े इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हैं। और जो ट्रीटमेंट आपके लिए डिसाइड हुआ है, जो प्रोटोकॉल बनाया है, उसको आपको कंप्लीशन पे ले जाना है। कई लोगों को लगने लगता है अरे अभी सर्जरी तो हो गया, बोला तो था कि CT या रेडिएशन भी बाद में लगेगा या कीमो भी लगेगा, मगर अभी हम नहीं करना चाहते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उनको लगता है अभी तो निकाल दिया बीमारी बाहर। मगर यदि आपका ट्यूमर उस स्टेज में फिट हो रहा है जहां आपको जरूरत है मल्टी मोडालिटी की, तो उसे पूरा करिए, नहीं तो कैंसर की रिकरेंस हो जाती है और देन इट इज डिफिकल्ट टू सैल्वेज रादर देन फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट। तो ये मेरा बड़ा मैसेज है आपको कि आप प्लीज फॉलो करें जो आपको सलाह दी जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा। जी, एक और सवाल है डॉक्टर साहब, वो ये है कि अगर किसी का ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है तो क्या वो अभी मतलब उस समय भी HPV की वैक्सीनेशन ले सकते हैं? तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट कौन सा हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है, उनका उनका न्यूट्रोफिल काउंट, उनका बॉडी का डिफेंस कैसा है। तो ये ब्लैंकेट आंसर इसका नहीं हो सकता है। हमें
प्रॉपरली देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो कई तरीके के चैलेंजेस में है उस समय, तो हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉडरेट टू सिवियर यदि इलनेसेस होती हैं या कोई और चैलेंजेस होते हैं, तो हम थोड़ा डिफर कर देते हैं, हम बाद में दे देते हैं। वैसा वैसे यदि कोई छोटा एक्यूट प्रॉब्लम है तो हम उसको डिफर नहीं करते हैं। तो हमें वो केयरफुली देखना पड़ेगा कौन सी फेज में ट्रीटमेंट है, किस तरीके के साइड इफेक्ट्स या किस तरीके के इफेक्ट उनके ब्लड काउंट्स वगैरह पे आए हुए हैं, और उसके उसके उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस पेशेंट को देना चाहेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। स्नेहल जी का सवाल है कि फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है, तो आप इसके लिए अनीता जी से संपर्क कीजिए, हमारे ग्रुप में जहाँ से आप जुड़े हैं वहाँ पे संपर्क कीजिए। मुझे लगता है कि आज का सेशन बहुत इंसाइटफुल रहा और काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, जानी हैं। और एक अपील मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ आप सबसे। आई कैन सी योगिता जी हैं, सुमित हैं, जो कि कॉरपोरेट में काम करते हैं। अगर आपको अपने कॉरपोरेट में हमारा कोई अवेयरनेस सेशन अब ये कराना है, आपको वहाँ पे कंडक्ट करवाना है, या एचपीवी वैक्सीनेशन की ड्राइव आपको वहाँ पे कंडक्ट करानी है, तो आप हमें बिल्कुल बताइए। एंड आई एम श्योर अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, तो डॉक्टर ज्योति भी हमारा सहयोग देंगी और वो खुद भी आकर लोगों को अवेयर करना चाहेंगी। डॉक्टर साहब अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारा काम करती हैं कैंसर अवेयरनेस के लिए, खुद भी 2-3 कॉन्फ्रेंसेज रन करती हैं जहाँ पे डॉक्टर लेवल पर भी अवेयरनेस क्रिएट करी जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। और आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आई विल स्टे इन टच विद यू एंड विल एंड ट्राई एंड कोलैबोरेट मोर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप सबको अगेन, मैं बहुत बहुत मतलब मैं बिल्कुल दिल से आप सभी का बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हम साथ मिलके ही कुछ चेंज ला सकते हैं। तो विवेक, आपके एफर्ट्स का भी मैं बहुत सराहना करूंगी। आप सभी जो और एनजीओज हैं, जो जो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एवरीबडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक आवाज कई आवाजों को सपोर्ट करती है, एम्पलीफाई करती है। तो मेरे हिसाब से ये हम जुड़ रहे हैं, यही हमारा सहयोग है, और मैं इसकी बहुत सराहना करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन।